नमस्कार। हाल ही में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है एक राष्ट्र के नाम को लेकर, इंडिया या भारत। आज हम इसी कहानी की सदियों पुरानी जड़ों को कुरेदेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल में दांव पर लगा क्या है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, G20 का एक न्योता था और उस पर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं। अब ये बदलाव देखने में तो बड़ा छोटा सा लगता है ना? पर इसी एक बदलाव ने एक ऐसी बहस को हवा दे दी जिसकी कहानी सदियों, जी हाँ, सदियों पुरानी है। तो चलिए बात करते हैं इस राष्ट्रपति पहेली की। ये सिर्फ आप कह सकते हैं नाम की अदला बदली नहीं थी। नहीं, ये तो उस पहेली का पहला टुकड़ा था जिसने एक ऐसे सवाल को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया जो बहुत लंबे समय से सुलग रहा था। और सवाल था हमारी राष्ट्रीय पहचान का। अच्छा, इस बहस का ताज़ा कारण क्या था? एक नया विपक्षी राजनीतिक गठबंधन बना जिसका नाम रखा गया इंडिया। बस इसी एक कदम ने इस पूरे नाम वाले मुद्दे को एक राजनीतिक रंग दे दिया। पर आज की राजनीति को समझने से पहले चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों नाम, इंडिया और भारत, आखिर आए कहाँ से। तो ये है दो नामों की कहानी। चलिए इसी कहानी में उतरते हैं। देखिए, इंडिया और भारत दोनों ही नामों की जड़ें हमारे उपमहाद्वीप के बहुत पुराने प्राचीन इतिहास से जुड़ी हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन दोनों का सफ़र बहुत ही अलग-अलग रहा है। पहले बात करते हैं भारत की। इस नाम का रिश्ता सीधा इस ज़मीन के लोगों से है। ये नाम आया एक शक्तिशाली जनजाति भरत से, जो सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि में रहती थी। उनकी जीतों का जिक्र ऋग्वेद में भी है और उन्हीं के नाम पर इस पूरे भूभाग के लोगों को भरत कहा जाने लगा। मतलब उनकी जीत और उनके वंश ने ही इस क्षेत्र के पहले महान साम्राज्यों में से एक की नींव रखी थी। अब आते हैं इंडिया पर। इसका सफ़र तो और भी मज़ेदार है, सप्त सिंधु से इंडिया तक का। देखिए, सबसे पहले था संस्कृत का नाम सप्त सिंधु, फिर फारसी लोग आए जो स को ह बोलते थे तो बन गया हप्त हिंदू। उनके बाद आए यूनानी, जिनसे ह बोला नहीं जाता था तो उन्होंने इसे इंडस कर दिया। और फिर इसी इंडस का लैटिन रूप बना इंडिया, जिसे अंग्रेज़ों ने अपना लिया। तो दिलचस्प बात क्या है कि इंडिया नाम किसी ने गढ़ा नहीं। ये तो आप कह सकते हैं सदियों तक चले एक लिंग्विस्टिक टेलीफोन गेम का नतीजा है, जहाँ एक के बाद एक लोगों ने मूल नाम का गलत उच्चारण किया। तो ये बात साफ है कि अंग्रेज़ों ने इंडिया नाम बनाया नहीं था, उन्होंने तो बस उस नाम को पॉपुलर कर दिया जो दुनिया भर में पहले से इस्तेमाल हो रहा था। तो देखिए, दोनों ही नाम, चाहे इंडिया हो या भारत, एक ही जगह, एक ही संस्कृति की तरफ इशारा करते हैं। और यही बात इनके बीच के टकराव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। एक ऐसा टकराव जो इतिहास के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे भड़क उठा था। और वो नाजुक मोड़ था 1947 का विभाजन। इसे हम कह सकते हैं एक ब्रांड युद्ध, क्योंकि इन दोनों नामों के बीच जो असली टकराव था वो यहीं से सबके सामने आया। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये पहचान की लड़ाई थी। बात ये थी कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ये मानकर चल रहे थे कि पड़ोस में जो नया देश बन रहा है वो अपना नाम हिंदुस्तान या भारत रखेगा। तो जाहिर है, जब जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक तौर पर इंडिया नाम चुना जो कि ब्रिटिश राज की पहचान से जुड़ा था, तो जिन्ना न सिर्फ हैरान हुए बल्कि बहुत नाराज भी हुए। उन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन को एक खत में लिखा भी। ये अफसोस की बात है कि किसी रहस्यमय कारण से हिंदुस्तान ने इंडिया शब्द को अपना लिया है, जो भ्रामक है और भ्रम पैदा करने का इरादा रखता है। पर सवाल ये है कि जिन्ना इतने परेशान क्यों थे? आखिर नाम ही तो था। नहीं, ये सिर्फ एक नाम की बात नहीं थी, ये बात थी विरासत की, लेजिटिमेसी की, और इस सवाल की कि दुनिया की नज़रों में असली उत्तराधिकारी कौन कहलाएगा। और इस मुद्दे का पूरा सार यहीं छिपा है। इंडिया नाम रखकर नेहरू ने एक बहुत ही शक्तिशाली ग्लोबल ब्रांड को अपने साथ बनाए रखा। इससे दुनिया को ये संदेश गया कि इंडिया ही ब्रिटिश इंडिया का असली वारिस है और पाकिस्तान तो बस एक नया देश है जो उससे टूटकर अलग हुआ है। इसका असर ये हुआ कि यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ब्रिटिश इंडिया की सीट इंडिया को अपने आप मिल गई, जबकि पाकिस्तान को नई मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ा। ये सिर्फ नाम की नहीं बल्कि स्टेटस की लड़ाई थी। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, केएफसी का मालिक अपने एक बच्चे को तो मेन केएफसी ब्रांड दे दे और दूसरे को डीआरवी नाम का एक बिल्कुल नया अनजान ब्रांड। अब दुनिया तो केएफसी को जानती है, उस पर भरोसा करती है। जिन्ना को बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ।
उन्हें लगा कि उन्हें एक नया अनप्रोवन ब्रांड थमा दिया गया है, जबकि नेहरू को दुनिया भर में पहचाना जाने वाला ब्रांड इंडिया विरासत में मिल गया। ये एक बहुत ही शानदार, बहुत ही श्रूड राजनीतिक और कूटनीतिक चाल थी। तो इंडिया नाम तो पक्का हो गया। अब आज़ाद देश के नेताओं के सामने एक और बड़ा काम था, अपने संविधान में देश की पहचान को औपचारिक रूप से दर्ज करना, यानी देश का नाम क्या होगा। और इस पर संविधान सभा में जबरदस्त बहस हुई। कुछ सदस्यों का कहना था कि सांस्कृतिक गौरव के लिए सिर्फ भारत या हिंदुस्तान नाम होना चाहिए। एच.वी. कामत ने भारत वर्ष का सुझाव दिया। गोविंद दास ने प्रस्ताव रखा कि नाम हो भारत, जो विदेशों में इंडिया के नाम से जाना जाता है। मतलब बहस काफी तीखी थी, पर आखिरकार मुद्दा ये नहीं था कि कौन सा नाम बेहतर है। असली चुनौती ये थी कि देश की प्राचीन विरासत को उसकी नई, आधुनिक और वैश्विक पहचान के साथ कैसे जोड़ा जाए। और फिर वे एक बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन पर पहुंचे, जो बना हमारी संविधान का आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इस एक लाइन ने दोनों नामों को आधिकारिक तौर पर बराबर कर दिया। ये एक ऐसा समझौता था जिसे सबने मिलकर सर्वसम्मति से पास किया, और इसने देश की दोनों पहचानों को राष्ट्र की नींव में स्थापित कर दिया। तो अब सवाल उठता है कि नाम में क्या रखा है। अगर संविधान ने दोनों नामों को बराबर का दर्जा दिया है, तो फिर आज ये बहस दोबारा क्यों छिड़ गई है, और आज असल में दांव पर क्या लगा है? सबसे पहली बात है पैसा। एक एनालिसिस के मुताबिक अगर देश को सिर्फ भारत के नाम से रीब्रांड किया जाए तो इसका कम से कम खर्च आएगा 14,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 14,000 करोड़। ये किसी बहुत बड़ी कंपनी के रीब्रांडिंग के खर्चे के बराबर है। और सोचिए इस खर्च में क्या क्या शामिल है। मिलिट्री की वर्दी बदलने से लेकर करेंसी, नक्शे, सरकारी वेबसाइट्स और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां, सब कुछ अपडेट करना होगा। पर ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इससे भी बड़ी चीज है कंट्री ब्रांड इक्विटी। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, पर यह बहुत कीमती है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में व्यापार, पर्यटन और निवेश के लिए किसी देश के नाम की क्या कीमत है, क्या पहचान है। तो आखिर में सवाल यही है, एक देश का नाम सिर्फ एक नाम नहीं होता, वो अपने साथ अपना इतिहास, अपनी संस्कृति और अपना ग्लोबल ब्रांड लेकर चलता है। तो इसे बदलने की असली कीमत क्या होगी? इंडिया और भारत के बीच का चुनाव सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये इस बारे में एक गहरी बातचीत है कि एक राष्ट्र खुद को किस नज़र से देखता है और वो चाहता है कि दुनिया उसे किस नज़र से देखे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी भी लिखा जा रहा है।